क्लास में आप सभी प्यारे भाई एवं बहनों, प्यारे दोस्तों, सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में आपका चैप्टर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में आपके जो बतलाने वाला हूं वो रहा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जल योजित लवण क्या होता है, ठीक है, और ये भी बताएंगे कि परस्वेद लवण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, आप चाहते हैं चीज़ों को समझना बहुत आसान तरीक़ा से, तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सुन लेते हैं कि सर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। इसके बाद हम लिखेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। क्या होता है? इंटू हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। या कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ रहता है CaSO4 इंटू 2 लगा देता है और H2O, दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, या इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, SO2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो CaSO4 इंटू 2 इंटू H2O, दोनों क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो गया, तो इसका नाम कैसे पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट, और हाफ को पढ़ते हैं हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। याद कीजिए, जब हम आपको धोने वाला सोडा पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे 10 लगा हुआ था, तो डेका हाइड्रेट, 10 को डेका पढ़ते हैं ना। इसी तरह से आधा को हेमी पढ़ते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो गया। रासायनिक सूत्र दोनों है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और ये हो गया, दोनों का हो गया रासायनिक सूत्र हो गया। उसके बाद जब इसको कैसे प्राप्त किया जाता है सर, तो इसको प्राप्त करने के लिए जिप्सम लेते हैं। क्या लेते हैं? जिप्सम। और इस जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4। क्या होता है? CaSO4 इंटू में 2H2O, ठीक है। अब इस जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करते हैं। जैसे ही 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में अगर जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और उसके बाद जो बनता है उसी को बोलते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O, और जो जल की मात्रा था वो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। जल की मात्रा क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। यही इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस तरह से आपको मोटा मोटी आपको रिव्यू मिल गया होगा कि कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, उसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। अब चलिए इसको लिख कर और अच्छा से समझते हैं कि कैसे लिखेंगे ताकि आपका बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो आइए, पेन उठाइए और कॉपी लेके बैठ जाइए और लिखना शुरू कीजिए। पेन उठाइए और लिखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। ये ऐसा नोट्स लिखाया जा रहा है जिसे अगर आप बोर्ड में लिखेंगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ये मेरा गारंटी है ना, वादा है। इसी तरह से आप लिखेंगे बोर्ड में तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ब्लैक ब्लू का यूज कर सकते हैं पेन, ठीक है। ब्लैक से आपको हेडिंग और ब्लू से उसके बाद वाला चीज़ें लिख सकती हैं। लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, किसी भी चीज़ को निर्माण अगर लिखना है तो उसका पहले आणविक सूत्र, रासायनिक आणविक सूत्र, या फिर उसका रासायनिक नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू में हाफ H2O। ये होता है या क्या होता है? या इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा CaSO4 इंटू में क्या लग जाएगा? 2 इंटू में H2O, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कर जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? H2O। ये हो गया रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक नाम। अब रासायनिक नाम कैसे लिखेंगे? अगर आपको सूत्र याद है तो रासायनिक नाम लिखा जा सकता है। इसको क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम। इसको पढ़ेंगे कैल्शियम, और उसको क्या पढ़ेंगे? SO4 का सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। और हम आपको बताए थे कि अगर 1 हो तो उसको पढ़ते हैं मोनो, 2 हो तो बाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा, 8 हो तो ऑक्टा, 9 हो तो नोना, 10 हो तो डेका। धोने वाला सोडा नहीं बताते, लेकिन आधा है तो हेमी, आधा है तो क्या पढ़ते हैं इसको? हेमी, और इसको पढ़ते हैं हाइड्रेट, ठीक है। हेमी हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। इसको प्रयोगशाला में बनाने के लिए इसको मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको प्रयोगशाला में बनाने के लिए जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं। गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। बहुत आसान याद करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, पहले लिख लीजिए, याद करने के लिए बहुत आसान है। निर्माण होता है। अब आप यहाँ तक लिख लिए होंगे, ठीक है। आप पेन को रख देना है, अब इसको समझना है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम समझ गए। इसे प्रयोगशाला में बनाने के लिए जिप्सम लेते हैं। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? एग्जाम्पल लिखेंगे ऐसे, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू में 2H2O। CaSO4 इंटू में
2H2। इस जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करेंगे। कितना टेम्परेचर लेंगे? 120 डिग्री। 120 डिग्री पर इसको गर्म करेंगे, ठीक है। 120 डिग्री पर जैसे आप गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू में हाफ H2O या क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू में 2 यहाँ लगा हुआ रहेगा H2O, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हाफ H2O बना, बाकी जो जल था वो बाहर हो गया। बाकी जल क्या हो गया? बाहर हो गया। बहुत आसान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सर जिप्सम से आता है। जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल होगा, अगर सर जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर दें तब क्या होगा? तब मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। क्या होगा? मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नोट में लिख लीजिए, ये आपसे पूछता है। क्या पूछता है? पूछता है। नोट में लिखिए कि यदि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो प्राप्त प्लास्टर ऑफ पेरिस मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। ये आपको नोट में लिखना है कि अगर सर जिप्सम को 120 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, लेकिन मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, मतलब उसका उपयोग कहूँ नहीं किया जाएगा। और ये जो बनेगा 120 डिग्री सेल्सियस पर, इसको हम उपयोग करेंगे। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। आई होप आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है समझ में आया होगा ना। बहुत आसान तरीका है। जिप्सम को गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उपयोग जो होता है निम्न जगहों पर किया जाता है। पहले शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा किसको बोलते हैं? जो हड्डी की चिकित्सा उसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा में। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, अगर कोई हड्डी टूट गया है तो उसके जोड़ने में जो अंदर से वाइट लगाया जाता है, जिसको लगा के ऊपर से प्लास्टर किया जाता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। दूसरा उपयोग है मूर्ति के बनाने में, साँचा, मूर्ति के साँचा बनाने में। जैसे मूर्ति बनता है दशहरा के दिन में, आप देखोगे कि मूर्ति बनता है, ठीक है, दुर्गा जी का, सरस्वती जी का, गणेश जी का, सबका मूर्ति बनता है। तो उसको मूर्ति का जो साँचा बनाने में होता है, मुंह बनाने में होता है, जो चेहरा बनता है, उस सबको बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और तीसरा प्रयोगशाला में। तीसरा कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में, ठीक है। आपको याद हो गया होगा, लेकिन चलिए इसको नोट्स में लिख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे। आप कैसे लिखेंगे कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिले? तो उसके लिए आप लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, हेडिंग दीजिए और बनाइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। ये हेडिंग हो गया ब्लैक से, हेडिंग हो गया ब्लैक से, ठीक है। और फिर ब्लू यूज़ करेंगे, रेड आप यूज़ नहीं करना है, ब्लू यूज़ करेंगे और लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित है। कैसा है? निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ है वही है, निम्नलिखित है, ठीक है। पहला हेडिंग देंगे और लिखेंगे शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है। शल्य चिकित्सा जो होता है उसमें टूटी हड्डियां होता है, उसको जोड़ने में, इनको प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे मूर्ति के सांचे बनाने में, ठीक है। मूर्ति के सांचे बनाने में मतलब पूरा तरह से हो गया ना। मूर्ति जो भी बनाने में उसको लगता है, चाहे चेहरा बनाने में, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा चिकनाहट दिखता है, ठीक है, जहाँ पे पूरा फ्रेश दिखता है, गोर चिकनाहट, वहाँ पे सारी चीज़ जहाँ पे क्या लगाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है? उसको चिकना बना देता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्ति के सांचे बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और तीसरा प्रयोगशाला में तो सबको याद रखता है। प्रयोगशाला में ये तो सब कोई का यूज होता है। प्रयोगशाला में जो है सब कोई का यूज होता है, जितना भी चीज़ है। तो पहला मूल्य रूप से याद रखना है क्या? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। उसका ऑप्शन देता है जिप्सम को, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, तो क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को टूटी हुई हड्डियों में मूर्ति के सांचा बनाने में, ठीक है। प्रयोगशाला में आपको याद नहीं रखना था। ये था आपको पूरी केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में कैसे किसका निर्माण होगा। 2 चीज़ और बच गया। पहला एक चीज़ अभी समझ लेते हैं, एक चीज़ बचा हुआ है जल योजित लवण। क्या है जल योजित लवण? इसको लिखेंगे, पहले समझेंगे इसको बाद लिखेंगे। जल योजित लवण,
जल योजित लवण। अब इस जल योजित लवण क्या है, तो देखिए नाम से ही क्लियर है, जल योजित लवण। और वैसा लवण जिसमें जल की मात्रा होगा उसको बोलेंगे जल योजित लवण। ठीक है, लवण जिसमें जल की मात्रा हो, तो वही बोलते हैं कि ऐसा लवण जिसमें रावाकरण के रूप में जल की मात्रा उपलब्ध होती है या मात्रा रहती है, तो उस लवण को हम जल योजित लवण कहते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, चलिए उसको देख लेते हैं। पहले इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इसको देखते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे लवण है जिसमें जल की रावाकरण उपस्थित रहता है। ठीक है, तो पहला देखिए जल योजित लवण, लिखिए वैसा लवण, वैसा लवण जिसमें रावाकरण का जल उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, तो उसे जल योजित लवण कहते हैं। क्या बोलते हैं, जल योजित लवण कहते हैं। अगर रावाकरण के रूप में जल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जल योजित लवण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए तुतिया क्या रहता है, तुतिया। ठीक है, CuSO4 इंटू में 5H2, और जो 5H2 है ना, यही रावाकरण जल के रूप में है। ठीक है, फिर आता है क्या, धोने वाला सोडा। बताओ धोने वाला सोडा में क्या होता है, धोने वाला सोडा इसका क्या होता है, इसमें पानी होता है। खाने वाला सोडा उसमें पानी नहीं होता, लेकिन धोने वाला सोडा में क्या होता है, पानी होता है। Na2CO3 इंटू में 10H2, तो जो 10H2 यही रावाकरण जल है, रावाकरण जल है जो बाहर से मिलाया जाता है। और एक अभी पढ़े जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम में भी होता है CuSO4 इंटू में 2H2। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लिख सकते हैं, CuSO4 इंटू ½ H2। ये सब क्या है, जल योजित लवण है। जल योजित क्या है, लवण है। ठीक है, एक और है परस्वेद लवण। परस्वेद लवण किसको कहते हैं, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। यानी अम्ल भस्म और लवण का अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है प्रस्वेद लवण। क्या नाम है, प्रस्वेद लवण। ठीक है, अब इसको समझते हैं, क्या टॉपिक है, प्रस्वेद लवण। प्रस्वेद लवण ई क्या होता है, अभी हम पढ़े जल योजित लवण। जल योजित लवण मतलब वैसा लवण जिसमें रावाकरण का जल मौजूद होता है, तो उसे हम जल योजित लवण कहते हैं। प्रस्वेद लवण वैसा लवण जिसको अगर खुले वातावरण में छोड़ेंगे तो वायुमंडल से जलवाष्प को प्राप्त करेगा और पसीज जाएगा। प्रस्वेद पसीज जाएगा, परस्वेद पसीज जाएगा। यानी कि जो जैसी जलवाष्प में उसको खुले वातावरण में छोड़ेंगे तो वहाँ से कुछ जलवाष्प ग्रहण करेगा, कुछ एनर्जी लेगा, उष्मा लेगा, और उसके बाद वो पसीजना शुरू कर देगा, पसीना शुरू कर देगा। जैसे मान लो कि चीनी को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है, उसमें से पानी वाला निकलने लगता है। उसी तरह से पसीना मतलब सबसबा जाता है, उसको बोलते हैं ना, हम लोग भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसबा जाता है। उसी को बोलते हैं प्रस्वेद लवण। ठीक है, तो चलिए पहले इसको डिफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। तो प्रस्वेद लवण वैसा लवण जिसे खुले वातावरण में छोड़ देने पर वायुमंडल से जलवाष्प को प्राप्त कर पसीजने लगता है, तो उसे प्रस्वेद लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्वेद लवण कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया कैल्शियम क्लोराइड और NaCl यानी साधारण नमक। ठीक है, कह रहा है कि वैसा लवण जिसको खुले वायुमंडल में छोड़ेंगे तो उससे जलवाष्प प्राप्त करें, कुछ जल की मात्रा कुछ वाष्प की मात्रा प्राप्त करता है, और प्राप्त करने के बाद पसीजने लगता है। क्या करने लगता है, पसीजने लगता है, तो उसे ही प्रस्वेद लवण कहते हैं। प्रस याद रखना, प्रस से पसीजना, पर से प्रस्वेद। ठीक है, जल योजित जल की मात्रा, प्रस्वेद पसीजना है ना, जो शुरू करेगा उसको प्रस्वेद लवण कहते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, ये जैसी अगर इसको खुले वातावरण में छोड़ेंगे तो जलवाष्प को प्राप्त करेगा और फिर पसीजना शुरू कर देगा, पसीजने लगेगा। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड जो नमक है, अगर नमक आप खुले वायुमंडल में छोड़ देंगे तो जितना फ्रेश आपको नमक दिखता है उतना फ्रेश नमक नहीं रहेगा, पसीजना शुरू हो जाएगा, पसीना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस था प्रस्वेद लवण। अब आपके बुक में अगर आपके पास भारतीय वन होगा तो उसमें लिखा होगा कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे संतरा हो गया तो सिट्रिक अम्ल, टमाटर हो गया तो ऑक्जेलिक अम्ल, सेब हो गया तो मौलिक अम्ल। ठीक है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सब आपको इसके बाद नोट कर लेना है। उसके बाद अमाशय रस का pH मान कितना होता है, पेशाब का pH मान कितना होता है, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, ये सारे इसके बाद आपको नोट्स कर लेना, उसको याद कर लेना है। ठीक है, तो आज आपको चैप्टर 2 यानी कि अम्ल भस्म और लवण पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक
ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम इतना आसान शब्दों में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कुछ आपको लगता नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्लास में आपको क्या बताना है, केमिस्ट्री ही का ही चैप्टर 3 बताना है या फिजिक्स या मैथ, क्या आपको पढ़ना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम उसको आपको पढ़ा सकें। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान जरूर कीजिए, माता पिता काम में सहयोग कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।